प्रशांत साहब, मैं आपके पास आऊं। मैं दो चीजें, अरुण कुमार जी जब कह रहे हैं ना कि 140 करोड़ को कहते हैं हमारा समर्थन है, असल में वो बीजेपी उसको इतना आराम से प्ले करती है। 140 करोड़ आबादी वाले भारत के देश के प्रधानमंत्री कहने के बजाय वो उसका समर्थन के रूप में अपने को दिखाते हैं। मुझे एक छोटा वाक्य आ जाता है, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है आर के करंजिया साहब ब्लिट्स के संपादक हुआ करते थे, और वो जेल जब छूटे तो वो आके बॉम्बे सेंट्रल के बाहर खड़े हो गए, और जो लोकल जब की ट्रेन आती जाती रहती थी तो वहां वो कहते थे लाखों लाख आदमी मुझे रिसीव करने आया। वो इस तरह के ब्लिट्स में वो छपते थे, और लोग यहाँ मानते थे कि लाखों लाख आदमी वो आया। मैं एक चीज इसलिए कह दूं कि स्वराज पाल की बात इन्होंने की कल, एक मैं इसको वो मानता हूं, कल मेरे यहाँ आशीष रे को मैंने लखनऊ बुलाया था। उन्होंने एक अभी नई किताब लिखी आईएनए ट्रायल पे, उन्होंने स्वराज पाल पे भी किताब लिखी। उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने स्वराज पाल के ऊपर, मैं ऐसे ही क्योंकि आउट ऑफ रेफरेंस था बता दूं। मैं प्रशांत जी इसलिए दो तीन बहुत खतरनाक चीजें हुई हैं। रूबियो जब यहाँ पे बोले तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की चश्मे से तो, और वो भारत की धरती पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो एक बार भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारत के लिए आज हरदम ये बिल्कुल, और ये तो सामने है, उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था भाई? वो तो पाकिस्तान में मिला था। पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं भारत की धरती पर खड़े होके। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत ही महीन चीजें हैं। एक मेरे दर्शक ने बताया, और ये मैं उसका, हालांकि जो ट्रम्प जिस तरह से काम करते हैं, ट्रम्प का जब सेकंड टर्म शुरू हुआ था 2025 में 20 जनवरी को, उससे पहले उनकी जो, आज ये पेपर में भी रिपोर्ट आई है, उनकी कुल जो वेल्थ थी 2.3 बिलियन थी। अब उनकी वेल्थ क्रिप्टो करेंसी और क्या क्या वो चला रहे हैं, वो 6.8 7.3 बिलियन हो गई है, मतलब तिगुना करीब हो चुकी है। तो खैर अब वो प्रधानमंत्री, वो प्रेसिडेंट हो, जो चाहे वो करें। मैं दो चीजों से आपसे पूछ लूं, एक और बहुत खतरनाक, और जिसको आज रूबियो बार बार कह रहे हैं कि देयर आर सम बम्स इन यूएस मॉडर्नाइजिंग माइग्रेशन सिस्टम है। हमारे आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई बच्चे वहां पे काम कर रहे होंगे। एक बड़ा चेंज हुआ है 2 दिन पहले, कि अब अगर किसी को ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है तो उसको भारत वापस आना पड़ेगा और फिर ग्रीन कार्ड अप्लाई होगा। ये अभी तक नहीं होता था। पिछले 25-30 साल में लोग वहीं रहते, क्योंकि HB1 वीसा का मतलब टेम्पररी एक वीसा उनके पास रहता है जिसपे वो काम करते रहते हैं, और वहीं से अप्लाई करते हैं, और फिर वहीं पे 99% केसेस में मिल भी जाता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वापस भारत आओ और फिर हम देखेंगे कि तुम फिर यहां से आके वीसा। ये जो भी विदेश में रह रहा है उसके लिए एक बड़ा झटका है, और इसको वो कह रहे हैं टेम्पररी कुछ मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। एक तो इस पे मैं एक आपका एक वक्तव्य लूंगा, और एक चीज पर और लूंगा। वो दर्शक भी कह रहे हैं, दुनिया में भी ये माना जा रहा है कि अडानी जी के केस से सारी रिलेशनशिप है, जो हम इस समय उनकी जी हजूरी में लग गए हैं, उसमें अडानी का जो केस का सेटलमेंट हुआ है, ऊपर तो बताया जा रहा है कि $10 बिलियन उनको लगाना होगा, लेकिन अंडर दी टेबल क्या क्या हुआ है भारत में हम सबको पता है कि ये डील जो होती है वो टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे दोनों को मिला के होती है। अंदर दी टेबल क्या क्या हुआ है, कुछ चीजें सामने आ रही हैं, कुछ चीजें कभी सामने नहीं आएंगी। प्रशांत भाई, यहीं से शुरू करते हैं। आपने कुछ जिक्र किया समर्थन वाला 140 करोड़ का, लेकिन ये लोगों को 36% वोट शेयर में ये लोग बोल रहे हैं ये देश मेरा है, हमारा नहीं है, ये देश मेरा है। मतलब सिर्फ 36% से ही ये देश का उन्होंने दस्तावेज कर लिया है। आपने दो चीज़ें जो बताई, सब पहले मैं अदानी वाले मैटर पे आ जाता हूँ। अदानी का जो केस ICJ में ओपन हुआ और समन्स भी आया था, उसकी नोटिस जो घूम रही थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे यूट्यूब मीडिया पे आ रही थी, नेशनल मीडिया पे कहीं नहीं आ रही थी। तब हम लोग किसी को बोलते थे तो लोग क्या बोलते थे हंसकर, अरे गौतम भाई को कुछ नहीं हो सकता, अदानी जी को कुछ नहीं हो सकता है, साहब बैठे हैं। मतलब तब से बहुत क्लियर था कि ये कुछ भी इसके लिए हो सकता है। मतलब नहीं होता है कि क्या लव के लिए कुछ भी करेगा, वैसे इनके लिए हम कुछ भी करेगा। और ये सरेंडर वर्ड्स ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं आया हुआ है। काफी सारा बैकट्रैक एक्सरसाइज और होमवर्क प्रतिपक्ष ने कर लिया है, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं। क्योंकि काफी सारी चीज जो पूरी क्रोनोलॉजी को अगर आप देखो ना, तो कहीं ना कहीं
हम रिएक्शन मोड पे है, कहीं एक्शन मोड पे नहीं है। हर जगह पर हमने एक्सेप्टेड मोड किया है, कहीं पर डिफेंस में स्टॉप करने का या रेजिस्ट करने का कहीं ट्राई आज तक आपने बताइए कि यूएस हर जगह से हमको दबाव दे रहा है, कहीं पर भी इंडिया ने रोकने का ट्राई किया हो तो एक एग्जांपल दिखा दीजिए, चाहे वो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट हो, चाहे क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की परचेस हो, या कोई भी। उन्होंने बोला कि हमने 1 महीना रशिया आपके लिए ओपन किया तो हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी रशिया से तेल लिया, ईरान से बंद किया। इतना होने के बावजूद हम न तो ईरान के पक्ष में न इजराइल के पक्ष में, मतलब साइलेंटली यूएस के पक्ष में रहे तो इनडायरेक्टली इजराइल के पक्ष में रहे, बट ईरान के लिए खुल के जो बाहर आना था, उल्टा उस टाइम आप देखो 28 फरवरी जब से युद्ध शुरू हुआ तब से 1 महीना अगर आप नेशनल मीडिया पे देखोगे तो ईरान का अगर कोई पक्ष लेता था तो उसको देशद्रोही बोला जाता था, क्योंकि ईरान पाकिस्तान एक है और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। इसीलिए जो भारतीय ईरान के लिए बोलेगा वो भारत का दुश्मन, मतलब भारत का देशद्रोही होगा। ऐसा एक प्रोपोगेंडा पूरा चलाया गया था काफी सारी जगह पर, और ईरान के लिए भी नेगेटिव बोला गया था। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं अभी भी वो बाहर नहीं आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल का दबाव है या अदानी की फाइल का दबाव है। यूएस के सामने हम क्यों बोल नहीं सकते हैं, और यूएस ऐसा हमको क्या दे देता है। आज अगेन लिंक्ड हो जाती है आपकी फॉरेन पॉलिसी से, कि जो हम बोल रहे हैं कि H1B वीजा के लिए यूएस ने ऐसा एक स्टेप लिया हुआ है। तो आज की तारीख में जब से ट्रंप दूसरी बार आए, क्योंकि हमने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप दोनों कार्यक्रम को देखा है, एक अहमदाबाद गुजरात में हुआ था नमस्ते ट्रंप, तो ये दोनों कार्यक्रम के बावजूद इंडियन सिटीजन्स को यूएस में क्या फायदा हुआ, तो आज तक उसका उल्टा, आज जहां जो लोग H1 पे गए हैं या कोई और वीजा पे गए हैं, वो लोग स्टेटस को में मानते हैं कि भाई अभी हम यहाँ से हिल नहीं सकते। अगर गलती से वापस आ गए, आप जो बोल रहे हो कि ये जो थोड़ा बहुत करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं वीजा के फॉर्म में, अगर वो गलती से एक बार यहाँ आ गए H1B वाले और वापिस जाना हो ग्रीन कार्ड के लिए, तो उनको खुद को भरोसा नहीं है कि हम एक बार इंडिया की धरती पे आने के बाद हमको वो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और हम खुशी खुशी वापिस जा सकेंगे। तो ये ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आप गूगल पे लिखोगे कि हाउ मेनी टाइम डोनाल्ड ट्रंप हैज लाई, तो कम से कम वो 24,000 बार बोलते हैं, कम से कम। और पिछले एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें एक दिन में 8 बार ट्रंप झूठ बोले ईरान के लिए, कभी ये बोला फिर वो बोला, कभी ये बोला फिर वो बोला। तो मतलब वो खुद के, उनकी नीति एक अमेरिका फर्स्ट जो मागा वाला जो उनका चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस, और आज भी आप देखो तो ट्रंप की जो शर्त है ईरान के लिए और इंडिया के लिए वो एक ही है कि अमेरिकन फर्स्ट के तौर पे आपको ये तेल रशिया से इस तरीके से खरीदना है। तो उसका बहुत क्लियर है कि हम अमेरिका को आगे करना चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके तहत जिसको जो नुकसान होना है हो, लेकिन हम महासत्ता है, हम आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे, और हम होते जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। देखिए कोई भी देश, अभी जो देश पांडे साहब और मेरे त्रिपाठी साहब जो बोल रहे थे, कोई भी देश का कोई भी नागरिक 2-3 चीज चाहिए उसको। सुबह जल्दी उठता है तो सबसे पहले दूध जो सस्ता होना चाहिए, वो जिस घर में रहता है उस घर का ईएमआई सस्ता होना चाहिए, वो जिस ईएमआई पे पेट्रोल पे गाड़ी या मतलब कार या टू व्हीलर घुमा रहा है वो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, और ईएमआई के तौर पे रात की नींद सुकून वाली आनी चाहिए। ये 4 में कहीं भी अच्छी तरह हम फॉल डाउन आज की तारीख में हो रहे तो बता दीजिए। तो गवर्नेंस का खुद का जो एक रवैया होना चाहिए सिटीजन्स के तौर पे, मुझे तो लग रहा है ये पूरा मिडिल क्लास को एक साइड रख के सिर्फ किसानों को 6,000 किसान सम्मान निधि में खुश कर दिया है, गरीबों को 5 किलो राशन में खुश कर दिया है, और बहुत ही सिलेक्टिव लोग और जो नीडी है जिनको 10 लाख आयुष्मान कार्ड के तौर पे खुश कर दिया है। इसलिए पूरी इंडिया में एक ऑरा बनाया गया है। बाकी प्रैक्टिकली उन्होंने कोई एक अच्छी स्कीम सिटीजन्स को डायरेक्ट टच करती हो, हार्ट टचिंग, कि भी चलो ये सरकार ने इतना तो अच्छा किया, पहले की सरकार में ये नहीं होता था, बताइए एक ऐसा एग्जाम्पल पिछले 10 साल का आप दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल ये है कि पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात कि ये साहब वन वे है, मतलब ये जो जैसे मन की बात वन वे करते हैं, जो हमारे सरल संपत साहब बोलते हैं कि मन की बात भी वन वे करते हैं। अगर कुछ टू वे आप करो तो हम जाने कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आप देश के प्रति इतना अच्छा सोच रहे हो तो टू वे आके बात तो कीजिए कि सर एग्जैक्टली आपको क्या करना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है।
विकसित भारत 2047 का जो आपने सपना देखा है उसमें क्या होना चाहिए, एक दो तीन चीज जो मैंने गिना ली, किसान सम्मान, ये वो और थोड़ा बहुत हाईवे प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा एक बढ़िया चीज मिडिल क्लास के लिए की हो तो बता दीजिए, कि जिससे मिडिल क्लास ऐसा खुश हो कि भी चलो हमारी सरकार ना आपको आपने टैक्स में, ना ईएमआई में, ना पेट्रोल के दाम पे, ना इवन आप देख लो तो रियल एस्टेट जो ब्लास्ट हो रहा है, पहले के जमाने में एटलीस्ट हर कोई बंदा मकान परचेस करने के लायक रहता था, आज की तारीख में प्राइसेस जो हाइक हो चुकी है, तो ये पूरा सर्कल और चक्कर किसके लिए घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या सोच के घुमा रहा है, वो किसी को आज का स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए तो वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। स्टॉक मार्केट भी हम सब जानते हैं कहाँ से सट्टा बाजार कहाँ से खेला जाता है, किसके लिए खेला जाता है। इलेक्शन का अगर एग्जिट पोल भी आजकल सट्टा के ऊपर आ जाएगा तो ये देश का क्या हाल होगा। आईपीएल क्रिकेट का सट्टा, सबको मतलब एक पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है एक दिशा में, और वो सबके ऊपर एक हिंदुत्व तो है ही है। आज बंगाल में बुलडोजर फिरना शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश में आप बुलडोजर फिरा रहे हो, तो ये सब चीज से लोगों को एक सुकून मिल रहा है कि हाँ भाई चलो मुस्लिमों की संपत्ति पे ये हो रहा है इसीलिए ये सरकार अच्छी है। तो ओवरऑल डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड है लागू तो होता है। ये 2 महीने से 3 महीने से युद्ध चल रहा है, आपने एक भी बार सिर्फ आके अपील कर दी, तो अपील करने के पीछे आपका कोई मकसद था क्या? आपने खुद ने एज अ गवर्नेंस कुछ काम किया है कि भी हमने 3 महीने ये करके देखा कि भी हमारे पास इतना स्टॉक हो रहा है पेट्रोल का, एनर्जी का, कोल का, इसका उसका, कोई क्लैरिटी नहीं। सिर्फ आप बोलो, मतलब ये तो क्या हुआ कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, आपको आके बता दूंगा, आपको सुनना है और अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना है, आप हमें वापस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो ये वन वे वाला जो माहौल आया है उसको जब तक 2 वे नहीं होगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो सकता, मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूं, पर एटलीस्ट संवाद होना चाहिए। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच में संवाद होना जरूरी है अगर इसको युद्ध को रोकना हो, ठीक उसी तरह देश में भी अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ करना हो तो संवाद होना जरूरी है। वो संवाद जब तक प्रधानमंत्री खुद नहीं करेंगे तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे।